स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में सिग्निफिकेंस ऑफ हाफ सेल पोटेंशियल या अर्ध सेल विभव का महत्व पढ़ रहे हैं। और इसमें हम देख रहे हैं कि अर्ध सेल विभव यानी एक इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोड विभव या उसके साइन जो कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सार्थकता है कि हम उनको इलेक्ट्रोड विभव्स को स्पेशली साइन के रूप में लिखते हैं, ऐसे लैंग्वेज के रूप में नहीं लिखते। तो सबसे पहला है कि जैसे सपोज करते हैं कि धातु धातु आयन अर्ध सेल है, यानी हमने मेटल आयन का कोई इलेक्ट्रोड लिया है और उसका जो इलेक्ट्रोड विभव है, सामान्य तौर पर हम क्या ले रहे हैं, अपचयन। तो धातु आयन की अपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो अपचयन अभिक्रिया क्या हो गई, जिसमें Mn प्लस n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेकर M यानी धातु में परिवर्तित हो रहा है। यानी धातु आयन धातु में परिवर्तित होने की जो अपचयन की प्रक्रिया है, उसको हमारा इलेक्ट्रोड विभव प्रदर्शित करता है, या ये इलेक्ट्रोड विभव उसको मापता है। चूँकि इलेक्ट्रोड विभव गणना मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रोड से तो नहीं निकाल सकते, तो हमें पूरा सेल बनाना पड़ता है। और उस सेल के लिए हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कौन सा लेते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अतः इलेक्ट्रोड विभव धातु आयन यानी Mn प्लस के हाइड्रोजन द्वारा एक एटमॉस्फेयर दाब पर अपचयित होकर धातु और साथ में क्या बनाएगा, H आयन, जिसकी सक्रियता या एक्टिविटी भी एक है, बनने का मेजरमेंट या माप है। हम दोबारा इसको पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव जो है वो क्या है, हमने एक सेल बना लिया जिसमें हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जोड़ दिया, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड अपनी स्टैंडर्ड कंडीशंस में है कि वो एक एटमॉस्फेयर पर है और उसकी सक्रियता भी एक है। तो उस वक्त जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड विभव है, वो है धातु आयन का हाइड्रोजन द्वारा रिडक्शन हो जाना है, अपचयन हो जाना है, और वो अपनी धातु में परिवर्तित होना है, और साथ ही साथ H आयन्स का बनना है। तो अब जिन धातुओं के, जिन मेटल्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होते हैं, अब आप सोचेंगे कि ये कैसे। तो हमने जो है इससे पहले जो वीडियोस थी उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ पढ़ी थी, और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के ऊपर के जो हैं वो सब नेगेटिव रखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और नीचे वाले हैं वो पॉजिटिव रखते हैं। तो अब जिन धातुओं के इलेक्ट्रोड विभव का मान पॉजिटिव है, यानी जो हाइड्रोजन से नीचे हैं, तो उन यौगिक सरलता से हाइड्रोजन द्वारा रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब ये मेटल आयन से मेटल में कन्वर्ट हो जाते हैं जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड काम में लेते हैं। एक एग्जांपल हम लें कॉपर का, तो कॉपर आयन और कॉपर, ये वाला इलेक्ट्रोड हमने लिया है, तो उस स्थिति में हाइड्रोजन द्वारा इजीली रिड्यूस हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोड विभव बहुत पॉजिटिव है, प्लस 0.33। इसी तरह से सिल्वर लें, तो सिल्वर आयन, सिल्वर, तो ये और पॉजिटिव है, प्लस 0.799। तो जब कॉपर इलेक्ट्रोड या सिल्वर इलेक्ट्रोड्स को हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं, तो ये बन जाता है H2 प्लस Cu2 प्लस गिव्स, अपचयित हो गया कॉपर सॉलिड प्लस 2H आयंस। इसी तरह से हाइड्रोजन प्लस 2Ag प्लस, तो 2H प्लस और Ag सॉलिड। तो इस तरह से अगर हम हाइड्रोजन के नीचे वाले लेंगे तो वो इजीली रिड्यूस हो जाते हैं। पर अगर हम ऊपर वाले लें, यानी ऊपर वाले क्या है, जिनके इलेक्ट्रोड विभव के मान उच्च ऋणात्मक हैं, नेगेटिव हैं, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, H आयन रिड्यूस होते हैं और हाइड्रोजन गैस बनती जाती है। जैसे कैडमियम है, तो कैडमियम 2 प्लस कैडमियम माइनस 0.4। इसी तरह जिंक है,
जिंक 2 प्लस जिंक का कितना है -0.763। सोडियम लें तो और नेगेटिव है -2.714। और जब इस तरह के इलेक्ट्रोड्स में रिएक्शन देखी जाती है तो रिएक्शन क्या होती है कि जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे जिंक सॉलिड प्लस 2H प्लस गिव्स जिंक आयन प्लस H2। तो यहाँ H आयन्स अपचयित होकर हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। इसी तरह से सोडियम एस सॉलिड अवस्था में प्लस 2H प्लस गिव्स 2Na प्लस हाइड्रोजन, कैडमियम प्लस 2H प्लस कैडमियम आयन प्लस हाइड्रोजन। तो क्लियर हो गया कि जहाँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स नेगेटिव होंगे वहाँ मेटल से मेटल आयन बनेगा, और जहाँ पॉजिटिव होंगे वहाँ मेटल आयन से मेटल कन्वर्ट होगा। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इलेक्ट्रोड्स के जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है हम पढ़ चुके हैं, वो किसके रिस्पेक्ट दिए हुए हैं, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट दिए हैं। और जिन इलेक्ट्रोड कपल्स के इलेक्ट्रोड विभव निम्न यानी बहुत नेगेटिव होते हैं वो उच्च इलेक्ट्रोड यानी पॉजिटिव वालों के इलेक्ट्रोड्स को अपचयित करते हैं। एक बहुत सिंपल सा लेते हैं कि जो ऊपर नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है, हाइड्रोजन को आप बीच में रख लीजिए 0। तो जब हम ऐसा सेल बनाते हैं जिसमें नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, तो जो नेगेटिव होगा उस पर ऑक्सीडेशन होगा और जो पॉजिटिव होगा उसका रिडक्शन होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे श्रेणी के ऊपर इलेक्ट्रोड युग्म है, सपोज करते हैं जिंक है, जिंक इलेक्ट्रोड लिया तो जिंक इलेक्ट्रोड का -0.763 है, और साथ में हमने कॉपर लिया और उसका है 0.337। तो उस स्थिति में क्या रिएक्शन होगी, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड, यानी कॉपर का रिडक्शन होगा और जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जिंक का इलेक्ट्रोड विभव नेगेटिव है और कॉपर का इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव है। तो इस प्रकार से कॉपर के विलयन में जिंक सॉलिड की छड़ जब हम रॉड डालते हैं तो कॉपर डिपॉजिट होता चला जाता है और जिंक आयंस के रूप में सॉल्यूशन में चलता चला जाता है। अब हम आ रहे हैं दूसरे टॉपिक पे और वो है पोलराइजेशन या ध्रुवण। तो गैल्वेनिक सेल हमने पढ़ा। गैल्वेनिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स हम लेते हैं और गैल्वेनिक सेल में होता क्या है कि रिएक्शन होती है और विद्युत धारा बनती है। तो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और जब रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हुई तो तंत्र की मुक्त ऊर्जा यानी गिब्स एनर्जी कम होती है, और जब गिब्स एनर्जी कम होती है तो प्रक्रम कैसा हो जाता है, स्वतः प्रक्रम हो जाता है और सेल अभिक्रिया अपने आप होने लगती है। अर्थात अपने आप होने लगती है का मतलब धीरे धीरे समय के साथ विद्युत वाहक बल कम होता चला जाता है। तो उत्क्रमणीय की शर्तों में सबसे पहली शर्त यही है रिवर्सिबिलिटी में कि अगर कोई भी कार्य होगा तो गिब्स एनर्जी कम होगी। अब यहाँ विद्युत कार्य हो रहा है और गिब्स एनर्जी का मान मुक्त ऊर्जा कम हो रही है, तो जो किया गया कार्य है वो किसके बराबर हो जाएगा, गिब्स ऊर्जा में कमी के बराबर। तो माइनस डेल्टा जी बराबर NF ये हमारा है विद्युत कार्य। अगर सेल अनुत्क्रमणीय है तो उसमें जो किया गया कार्य है और जो उससे विद्युत ऊर्जा उपलब्ध हो रही है वह विद्युत ऊर्जा में कमी से कम होती है। मतलब विद्युत ऊर्जा में कमी तो हो रही है पर किया गया कार्य बराबर नहीं है, यानी माइनस डेल्टा जी यानी मुक्त ऊर्जा में जो कमी है वो ग्रेटर है एज कंपैरिजन टू किया गया कार्य से। और ये जो अंतर है ये क्या होगा, ये ऊष्मा बाहर निकल जाती है, यानी पूरा की पूरी ऊष्मा
कार्य में परिवर्तित नहीं होती, कुछ नुकसान हो जाता है। तो गिब्स ऊर्जा में जो कमी हुई उससे कार्य थोड़ा सा कम होगा, तो वो हमारा अनुत्क्रमणीय सेल होगा। और अगर गुप्त ऊर्जा में कमी विद्युत कार्य के बराबर है तो वो हमारा उत्क्रमणीय सेल होगा। ऐसी स्थिति में उत्क्रमणीय सेल के जब हम इलेक्ट्रोलिसिस या विद्युत अपघटन करते हैं तो हमारे पास दो पोटेंशियल होंगे। एक वह जो विद्युत वाहक बल से अधिक होगा, ठीक है। एक तो उत्क्रमणीय होगा, रिवर्सिबल होगा, जो कि विद्युत वाहक बल या ईएमएफ से अधिक होगा। और इस प्रकार के सेल के विद्युत अपघटन के लिए जो हम लगा रहे हैं पोटेंशियल, और जो हमें थ्योरेटिकल होना चाहिए, तो वो जो लगाया जा रहा है वो थ्योरेटिकल से उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है। मतलब ईएमएफ क्या है? दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का विभवांतर, पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, एक फील्ड जनरेट हो रही है। तो उत्क्रमणीय सेल एक ऐसी स्थिति में है जहाँ पर दो तरह के पोटेंशियल जनरेट हो जाते हैं। एक जब रिवर्सिबल कंडीशंस में हमें ईएमएफ मिल रहा है, और एक जो हमने थ्योरेटिकल निकाला है। तो जो ईएमएफ हमें प्रैक्टिकली मिल रहा है वो थ्योरेटिकल से ज़्यादा हो जाता है, और जब ये ज़्यादा हो जाता है तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रोड्स पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो गया है, या इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो ध्रुवित हो गए हैं, ठीक है। ध्रुवित का मतलब इलेक्ट्रोडों के ऊपर कुछ जमा हो जाना। तो इलेक्ट्रोड्स ध्रुवित हो गए हैं, और ध्रुवित होने से जो हमें विभव मिल रहा है, जो हमें पोटेंशियल मिल रहा है, उसे हम कहते हैं ध्रुवित विभव या पोलराइजेशन पोटेंशियल। और ये जो प्रक्रिया है उसको हम कहते हैं पोलराइजेशन या ध्रुवण। तो पोलराइजेशन की प्रक्रिया क्या है कि सेल में दो तरह के पोटेंशियल या विभवांतर हो जाते हैं। एक जो प्रैक्टिकली मिलता है उत्क्रमणीय प्रक्रम के द्वारा, उसकी वैल्यू सैद्धांतिक की तुलना में ज़्यादा हो जाती है। तो वो जो ज़्यादा होने का क्रम है वो हमारा ध्रुवण कहलाता है। अब एग्जाम्पल दिया है, जैसे कॉपर इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन के इकट्ठा हो जाना। इसका कारण विद्युत धारा कम होती है और धीरे धीरे सूक्ष्म में अंत में शून्य हो जाती है, और इस प्रभाव को हम कहते हैं सेल का ध्रुवण। जैसे हमने कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड कैसा है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में रखे हुए प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के बीच में हम जब करंट पास करते हैं तो हाइड्रोजन क्या है? कैथोड पर निकलती है। तो H2SO4 लिया, H2SO4 अपने आयंस के रूप में टूट गया H, और सल्फेट आयंस के रूप में रहता है। अब सल्फेट आयंस पानी से कंबाइंड होकर दोबारा क्या बना लेते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में O2- बन जाता है। अब हाइड्रोजन आयंस कैथोड पर जाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती रहती है, जबकि ये जो O2- हैं वो एनोड पर जाते हैं और ऑक्सीजन गैस निकलती है, ठीक है। तो ये एक सिंपल इलेक्ट्रोड लिया है जिसमें हमने HCl के अंदर प्लेटिनम डिप किया, साथ में हमने कॉपर लिया। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोड्स पर कैथोड पे और एनोड पे रिएक्शन हो सकती है कि कैथोड पे हाइड्रोजन जाएगी और एनोड पर ऑक्सीजन जाएगा। तो विलयन के बाहर, तो ये पोलराइजेशन है। अब हो क्या रहा है कि विलयन के बाहर जो करंट है वो कैसे जाती है? कैथोड से एनोड की तरफ, जबकि विलयन के अंदर मूवमेंट कैसा चल रहा है? एनोड से कैथोड की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो विलयन में जो धारा का प्रवाह है विलयन के अंदर, वो तो इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, तो वो जा रहा है एनोड से कैथोड की तरफ, और जब विलयन के बाहर वो सर्किट में जुड़ जाते हैं तो वो वायर से जाते हैं और वो जाते हैं कैथोड से एनोड की तरफ। तो अब अगर हमने बैटरी हटा दी तो बाहर का सर्किट तो खत्म हो गया, अब सिर्फ अंदर चल रहा है। तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच बहुत कम धारा प्रवाहित हो रही है जो इलेक्ट्रॉन्स ले जा रहे हैं, और धारा का प्रवाह भी उल्टा हो गया। मतलब अब ये सेल के अंदर एनोड से कैथोड की ओर बह रही है।
अब इसका कारण ये है कि विद्युत अपघटन के दौरान जो हमने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, अब जब धारा उल्टी बहनी शुरू हो गई तो हाइड्रोलिसिस जब हो रहा है, हाइड्रोलिसिस नहीं इलेक्ट्रोलाइसिस जब हो रहा है, विद्युत अपघटन जब हो रहा है और उस पर जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन रही है और वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कैथोड और एनोड पे बन रही है और वो उनके इलेक्ट्रोड्स को, प्लेटिनम के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको ढक लेती है और उन्हें एक तरह से गैस इलेक्ट्रोड बना देती है। और गैस इलेक्ट्रोड बनने से क्या होगा कि चूंकि अब ये नए इलेक्ट्रोड बन जाते हैं और नए इलेक्ट्रॉन्स का जो विद्युत वाहक बल है वो जो बैटरी लगी हुई है उसके विद्युत वाहक बल के विपरीत है, क्योंकि धारा तो उल्टी बहनी शुरू हो गई है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, विरोधी विद्युत वाहक बल। तो अब ध्रुवण हुआ वो एक अलग चीज थी और ये हो गया उल्टा धारा का बहना। जब उल्टा ही धारा बहने लगती है तो जो विलयन के अंदर उपस्थित पदार्थ हैं वो अभिक्रिया करते हैं। अभिक्रिया करने के बाद वो इलेक्ट्रोड्स पर पदार्थ के रूप में जम जाते हैं। पदार्थ के रूप में जम गए हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, और जमने के बाद उन्होंने उनको गैस इलेक्ट्रोड्स में परिवर्तित कर दिया और अब ये एक अलग तरह के इलेक्ट्रोड्स हो गए और इनका विद्युत वाहक बल अब बैटरी के, जो बाहर लग रही है बैटरी, उसके विद्युत वाहक बल के विरुद्ध काम करना शुरू कर देता है। इसलिए हम इनको विरोधी विद्युत वाहक बल कहते हैं। और विद्युत अपघटन के ये उत्पाद जो प्रोडक्ट्स बने हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस सपोज करते हैं, तो इनके द्वारा ये जो अपोजिट ईएमएफ बन गया है या बैक ईएमएफ बन गया है या विरोधी विद्युत वाहक बल बन गया है, इस घटना को भी हम क्या कहते हैं, ध्रुवण या पोलराइजेशन कहते हैं। ध्रुवण को प्रदर्शित करना है, अगर समझना है तो हम एक सिंपल सेल लेते हैं और दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम एक घंटी से जोड़ देते हैं, एक बेल से। जैसे ही सेल कार्य करेगा, सेल ने काम करना शुरू किया, घंटी तेजी से बजती चली जाएगी और धीरे धीरे फिर इसकी आवाज़ कम होते होते बंद हो जाएगी। यानी क्या होगा, अब सेल का पूरी तरह से ध्रुवण हो चुका है। ठीक है, तो अब पहले सेल में कोई पोलराइजेशन नहीं था, सेल आराम से करंट पास हो रही थी। धीरे धीरे इलेक्ट्रोड के आसपास सब कुछ जमना शुरू हो गया, घंटी धीरे धीरे कम हो गई और फिर जब पूरी तरह से पोलराइजेशन हो गया तो आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाएगी। तो विद्युत अपघटन में उत्क्रमणीय आयंस, जो रिवर्सिबल आयंस हैं, वो डिप्लीशन करते हैं और अगर इन विलियंस को जोर जोर से हम नहीं हिलाते हैं तो इनका इलेक्ट्रोड्स पे चारों ओर एक अलग तरह की कंसंट्रेशन हो जाती है और इस प्रकार जो कंसंट्रेशन में चेंज होता है, इसके फलस्वरूप क्या होगा, एक नए सेल का निर्माण हो जाता है और इस प्रकार के ध्रुवण को सांद्रता ध्रुवण भी कहते हैं। मतलब ध्रुवण में अगर कंसंट्रेशन बदल गई, कंसंट्रेशन कैसे बदल जाएगी, जैसे हम किसी विलयन को नहीं हिला रहे हैं और हमने केमिकल रिएक्शन हो रही है, करंट बन रही है, धीरे धीरे सपोज करते हैं कि जिंक आयंस जिंक बन के डिपॉजिट हो रहे हैं, धीरे धीरे जिंक इलेक्ट्रोड के पास जिंक आयंस का एक अलग तरह की सॉल्यूशन बन जाता है, कंसंट्रेशन बन जाती है और इलेक्ट्रोड के चारों ओर की सांद्रता परिवर्तित हो जाती है। अब सांद्रता अलग हो गई तो विद्युत वाहक बल भी अलग हो जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ सांद्रता पर निर्भर करता है और उसकी वजह से जो ध्रुवण होगा उसको हम सांद्रता ध्रुवण कहते हैं। अब ध्रुवण हटाना है तो कैसे हटाया जाए, तो पहला तो है मैकेनिकल हटा दें हम। तो इलेक्ट्रोड के पास जमी हुई जो हाइड्रोजन है या जो भी दूसरा पदार्थ है उसको हम इलेक्ट्रिकली ब्रश द्वारा साफ करते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कराएं। तो सेल में हम दो ऐसे विलयन काम में लेने होंगे जिसमें निकलने वाली जो हाइड्रोजन गैस है दूसरे विलयन के धातु के संपर्क में आए और गैसी गैस को निकाले जो ध्रुवण ना करे। मतलब अभिक्रिया के दौरान जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है वो जब इलेक्ट्रोड्स पे जाकर जमा होने लगे तो विलयन के अंदर से कोई दूसरी गैस ऐसी निकलनी चाहिए
जो हाइड्रोजन को जमा नहीं होने दे, और इसका उदाहरण है बुन्सन सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल विधि द्वारा अगर हम ध्रुवण को हटाते हैं तो वो एग्जाम्पल है हमारा बुन्सन सेल। तीसरा है केमिकल रिएक्शन करा दें। तो केमिकल रिएक्शन में हम कोई एक ऐसा ऑक्सीडेंट या ऑक्सीकारक पदार्थ काम में लें जो ध्रुवण को हटाता हो। तो ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हमारे हैं, क्रोमिक एसिड ले लें, नाइट्रिक एसिड ले लें, मैग्नीज डाइऑक्साइड ले लें। तो ये क्या करते हैं, जो बनने वाली हाइड्रोजन गैस है उसको दोबारा पानी में कन्वर्ट कर देते हैं, और इसलिए फिर ये इलेक्ट्रोड्स पर जाकर जमा नहीं हो पाती। तो वे पदार्थ जो पोलराइजेशन या ध्रुवण को कम करते हैं पूर्णतया या आंशिक रूप से कम करते हैं, उनको हम डिपोलराइजर या विध्रुवीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी आधे नंबर में पूछा जा सकता है कि विध्रुवीय पदार्थ क्या है। तो ऐसे पदार्थ जो ध्रुवण को पूर्णतः या आंशिक रूप से कम करते हैं। एग्जाम्पल जरूर लिखना चाहिए। तो जैसे लेक्लेंजे सेल है, उसमें हम MnO2 यूज करते हैं, विध्रुवीय पदार्थ जो कि ध्रुवण को कम करता है। तो ये हमारा पोलराइजेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की सिग्निफिकेंस के बारे में था।